तब विक्रम बत्रा गेव अ ब्यूटीफुल आंसर कि सर सोल्जर है कहीं पर भी पैदा हो सकता है। लॉजिकल फियर है कि अगर इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी नहीं है तो एसएसबी के डर से वो लोग ऑप्ट ही नहीं करते। फोर्सेस को भी इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि इंग्लिश इज नॉट द पैरामीटर। तो आस्क इज व्हाई डिड यू गो फॉर इंडियन आर्मी एंड नॉट एयर फोर्स एंड नेवी एज अ प्रायोरिटी? बट आई थिंक द वर्स्ट वर्ड दैट गेट्स यूज्ड इन दिस कंट्री द मोस्ट इज सरकारी नौकरी, जॉब सिक्योरिटी। आर्मी फैमिली से हो तो वहां पे तो इंटरव्यू ऑफिसर सीधा तू तड़ाक पे आ जाता है। माय मंत्रा इज कि कोई भी आपको एग्जाम देना है, 3 प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं। प्रोसेस ऑफ एग्जाम को समझो, उस प्रोसेस के इंटेंशन को समझो कि क्यों है, और फिर उस एग्जामिनेशन की इज्जत करो। कौन सी क्वालिटी थी जो आपको पता था कि नीडेड है। अब इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अगर इंप्रूव हो भी गई, देयर इज वन बिग डिफरेंस इन एसएसबी में हर चीज में टाइम लिमिटेशन। वन मोर थिंग इज दैट इज फ्रॉम अगेन माय पर्सपेक्टिव दैट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, बी इट बी स्कूलिंग और कॉलेज, इट डज नॉट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डू यू थिंक कि मिलिट्री की तैयारी सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू हो सकती है? द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अवर कंट्री, द डाइवर्सिटी दैट मेक्स मी सो प्राउड कि ये एक देश है जिसके अंदर कई कंट्रीज की तरह दिखता है, इतना कलरफुल है। मैं सोचता था यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्यों बोला जाता है, हाउ कैन इट बी अ स्ट्रेंथ? बिकॉज पाकिस्तान वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी। हमारे पास पहाड़ी रेजिमेंट है, हमारे पास कोस्टल रेजिमेंट्स है, कहाँ लड़ोगे? लास्ट में आपने देखा होगा नीट का पेपर आर्मी करवा रही है, यमुना साफ आर्मी करवा रही है। तो बट ये तो क्या लगता है कि वाज इट अ राइट थिंग टू डू? नहीं सर, मुझे लगता है इसमें सरकार का फेलियर है। जो पहले के स्टूडेंट्स और आज के स्टूडेंट्स में मुझे जो सबसे मेजर डिफरेंस दिखता है वो पहला ही है कि आज के स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज्यादा हैं। आज के बच्चे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, इंटरेस्ट और पैशन में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं। आपका इस अटेम्प्ट में अगर नहीं होता देन व्हाट वुड हैव बीन योर प्लान? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस अरीना पॉडकास्ट. The purpose of this podcast is to inspire the defense aspirants and also to give a first-hand experience of recently selected candidates who were just in their shoes and will be donning the uniform soon. Today we have Sandeep Chaudhary, who is AIR 21 CDS and opting for Indian Military Academy. Hello Sandeep. Hello sir. How are you? Fine sir. First of all, congratulations Thank you so for much. your achievement. And I'm pretty sure that the Indian Army and Indian Military Academy is going to get an amazing and a very gallant young gentleman cadet. Thank you sir. So first of all, I want to ask you, when and why आपने decide करा आर्म फोर्सेस को and specifically आर्मी को? सर बेसिकली जब मैं 3rd ईयर में था तभी से फिर मेरा एक मोटिव हुआ जाने का, क्योंकि मैंने एनसीसी ज्वाइन करी और उससे एक मुझे एक्सपोजर मिला और काफ़ी मैं मोटिवेट हुआ आर्म फोर्सेस की लाइफ के बारे में, और कुछ ऑफिसर से भी मिला। उसके बाद से मेरा पूरा मन था कि हाँ, जाना तो आर्म फोर्सेस में ही है। ओके, तो 3rd ईयर में काफ़ी लेट आपको पता चला, एनडीए आपका एस्पिरेशन नहीं बना? नहीं सर, मैंने एनडीए नहीं दिया था। क्योंकि जब मैं नवोदय में की मैंने 12th क्लास, उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया, तो तब से मेरा 10th क्लास से मोटिव था सिविल सर्विसेज में जाने का। ओके, इसलिए फिर मैंने ड्यू में एडमिशन लिया, कोर्स भी लिया हिस्ट्री पॉलिटिकल, जो कि सबसे बेस्ट मानते हैं आई उसके लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। ओके, पर फिर जब मैंने एनसीसी ज्वाइन की, उसके बाद से एक वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर जैसे जैसे 3rd ईयर तक आया, उसके बाद फिर मेरा पूरा चेंज हो गया कि हाँ, अब तो आर्मी ही है। ओके, आपके फैमिली या आपके ग्रोइंग अप बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताओगे? हाँ सर, मेरी प्राइमरी स्कूलिंग सर गांव से हुई थी, जो कि जयपुर ज़िले में है, कुड़ली गांव। उसके बाद सर 6th में मैंने नवोदय में एडमिशन ले लिया, जो कि एक टेस्ट के बेसिस पे होता है। वो भी काफ़ी उस स्टेज पे सबसे टफ टेस्ट माना जाता है, लाइक सैनिक स्कूल और जैसे जो और भी टेस्ट होते हैं। फिर 6 से लेकर 12 तक मैंने नवोदय में अपनी स्कूलिंग की, और 10th में सर मेरी एक जो बताना चाहूँगा कि 91% थी। उसके बाद भी मैंने आर्ट्स ली ताकि मेरा एक जो मेन एम था ताकि मैं उसकी तरफ जा सकूँ। फिर 12th के बाद फिर मैंने ड्यू में एडमिशन लिया, तब तक वही चल रहा था, हाँ सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है और वो वाला। लेकिन फिर साथ मैंने एनसीसी ज्वाइन की कि हाँ, थोड़ा सा एक्सपोजर के लिए, एडवेंचर और ऐसी चीज़ें। पर फिर 3rd ईयर तक आते आते मेरा पूरा मोटिव चेंज हो गया। उसके बाद फिर मैंने पहला जो मेरा अटेम्प्ट था सीडीएस का, वो मैंने दिया था सितंबर 24 में। उसमें सर हो नहीं पाया था। उसके बाद मैंने अगले 2 सीडीएस निकाले और 2 एफकेट। ओके, एफकेट तो सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गया था, 25 फर्स्ट का जो था। तो ये एसएसबी आपका 5th अटेम्प्ट था? नहीं सर, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था एसएसबी। 4th अटेम्प्ट था एसएसबी में। ओके, तो इस अटेम्प्ट में आपने ऐसा क्या अलग करा जो पिछले 3 अटेम्प्ट से आपने सीखा हो? सर पहली चीज़ तो इस बार सर मैं ये गया था कि बिल्कुल जेन्युइन रहना है, और बहुत फ्री माइंड से गया था। बिल्कुल ना प्रेशर लिया, ना कुछ नहीं किया, एक नॉर्मल, बिल्कुल ना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना किसी चीज़ पे, ना ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहना। हर चीज़ में नॉर्मल था, एज इट इज़।
इवन जब जीडीजी वगैरह होते थे तो मैं दूसरों को भी मौका दे रहा था, तुम भी बोलो, सुन रहे थे, अच्छा डिस्कशन हो रहा था। और उसके अलावा सर मैंने काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करी। सबसे पहला जो मेरा था कि इंग्लिश स्पोकन का, क्योंकि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था तो वो मैंने काफ़ी इंप्रूव किया। उसके अलावा सर साइक में मेनली मैंने WAT SRT काफ़ी प्रैक्टिस करी। ओके। और WAT सर मेरे छूट जा रहे थे पिछले 2 ठीक है। टाइम में, तो इस बार मैंने वो भी कंप्लीट किए। और सर इस बार सारी चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो गई, तो एक अच्छा गया था ऐसे। इससे आपने जो अभी जवाब दिया उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं चाहूँगा आप एड्रेस करो। बिकॉज बीइंग अ डिफेंस मेंटोर मुझे बहुत कई बार मुश्किल आती है, कई बार मुझे ये बहुत बड़ा चैलेंज फील होता है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस की तरफ आना चाहते हैं, उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल फियर है कि अगर इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी नहीं है तो एसएसबी के डर से वो लोग ऑप्ट ही नहीं करते हैं, ना एनडीए के लिए ना सीडीएस के लिए। और वही डिसएडवांटेजेस आपके भी थे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि हिंदी मीडियम का होना एक डिसएडवांटेज है इफ़ यू वांट टू बी एन ऑफिसर विद द इंडियन आर्म फोर्सेस? हाँ सर, मैं इसी बात पे थोड़ा और बताना चाहूँगा। जैसे खासकर जो गांव के बच्चे होते हैं और हिंदी बैकग्राउंड से, कई बच्चे सर बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनमें बहुत पोटेंशियल होता है। बस वो ऑफिशियल लाइफ में इसीलिए नहीं आ पाते कि उनको एक देख के लगता है कि यार इसमें इंग्लिश है, एसएसबी 5 दिन इंग्लिश के प्रोसीजर है, तो इसमें नहीं हो पाएगा। पर यही है कि सर मुझे जो लगता है कि वो एक आपकी इंग्लिश का टेस्ट नहीं है एसएसबी, वो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो बस आप इतना इम्प्रूव कर लो कि आप एक बेसिक कम्युनिकेट कर पाओ, जो भी आपके असेसर हैं या जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं साथ में, उनसे बस आप एक बेसिक जितनी कम्युनिकेट कर पा रहे हो उतनी इंग्लिश सीख लो। उसके अलावा बाकी अपनी पर्सनैलिटी जो है कुछ बच्चों की काफ़ी अच्छी होती है, और मुझे लगता है बगैर गांव के बच्चों को और ज़्यादा आर्म्ड फोर्सेज में जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं बचपन से अपने। उनका सर सोशल एडेप्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। तो जो उनके ओल्ड जो होते हैं मुझे लगता है उनमें होते हैं काफ़ी, लेकिन बस एक जो फियर है इंग्लिश का, इसी वजह से जा नहीं पाते हैं। यस। तो मुझे लगता है उनको ज़रूर और आना हाँ, चाहिए। मैं भी कम अपने से कम। स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि एक्चुअल में जो विलेज के लड़के और लड़कियां हैं उनके चांसेस बेटर होते हैं क्योंकि वो बेटर साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं। यस सर। दे आर मोर सोशल। वो आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उनके लिए जीटी और बाकी चीज़ें, उनका ब्रेन जिस तरीके से डेवलप होता है, दे आर मच मोर सूटेड। सेकेंड, ये समझाना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस को भी इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि इंग्लिश इज़ नॉट द पैरामीटर। जस्ट बिकॉज हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, इस वजह से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को इंग्लिश को ऑप्ट करना पड़ता है। एंड PIQ फॉर्म के बेसिस पे वो आपका बैकग्राउंड और सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपका टेस्टिंग करते हैं। क्या आपकी फैमिली का बैकग्राउंड आर्म फोर्सेस है? नहीं सर, पापा सर हैं फार्मर हैं और मम्मी होम मेकर हैं। और सर फैमिली नहीं, पूरे आसपास के गांव में या कोई ना तो कोई आर्मी में है, और दूर अगर है भी आसपास के गांव में तो कोई ऑफिसर नहीं है, सारे जवान और अग्निवीर हैं। एसएसबी को लेके एक्चुअली में मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। उनमें से एक ये है कि अगर आपकी फैमिली का बैकग्राउंड आर्म फोर्सेस है तो आपको प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा है। नहीं सर। और मुझे शेरशाह मूवी में द ग्रेट विक्रम बत्रा के जो CEO बोलते हैं उस मूवी में कि उन्हें लगता था कि ये आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड के ही हैं, तब विक्रम बत्रा गेव अ ब्यूटीफुल आंसर कि सर सोल्जर है, कहीं पर भी पैदा हो सकता है। यस सर। ओके, नेक्स्ट मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको मेजर चैलेंजेस इस प्रिपरेशन में क्या फेस करने पड़े? सर जब मैंने मन बनाया जाने का कि यार आर्म फोर्सेज में और सीडीएस के पेपर के लिए, तो सर सारी चीज़ें मेरे लिए चैलेंजेस थी कि एक तो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड, नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड, और आगे एसएसबी के लिए जिसके लिए मेरे पास कोई एक्सपोजर नहीं था, ना ही कोई गाइड करने वाला था उस टाइम पे। तो सारी चीज़ें एक चैलेंज की तरह थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं कवर करता गया। पेपर के लिए सर मैंने जैसे कि ग्रामर सीखी अपनी बेसिक्स, और उसके बाद मैथमेटिक्स पे काम किया, तो सारी चीज़ें 1 बाय 1 कवर हो गई कि हाँ 8 महीने 10 महीने में जाके कंप्लीट हो गया था सारा। उसके बाद पेपर क्लियर किया, फिर नेक्स्ट आया एसएसबी, तो उसके लिए था कि हाँ स्पोकन जो था मेन इंग्लिश का वो रहा। फिर एक गाइडेंस हो गया, मेंटरशिप, जो कि आपने मुझे काफ़ी गाइड किया, तो उसमें स्पोकन में मैंने काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करी, और धीरे धीरे करते करते स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इंप्रूव होते होते आखिर में हो गया। ओके, दैट इज़ गुड। इसी चीज़ से मेरे को एक और एक चीज़ है, बिकॉज नाउ व्हेन आई एम मेंटरिंग द स्टूडेंट्स आई सी इट इज़ वेरी डायनामिक। मैं पिछले 10 साल से इस पर्टिकुलर फील्ड में हूँ, सेंडिंग ऑफिसर्स टू द आर्म फोर्सेस, एंड मैं शिफ्ट देख पाता हूँ जो बहुत माइनर शिफ्ट्स हैं। तो एक दिक्कत ये मैंने देखी है कि बच्चे रिजेक्शन बहुत पॉजिटिव वे में नहीं ले रहे हैं। इफ़ दे गेट रिजेक्टेड बाय एसएसबी, इफ़ दे गेट स्क्रीन्ड आउट, दे स्टॉप गोइंग अगेन और दे स्टॉप ट्राइंग अगेन। और बहुत रेयरली होता है
जैसे सिविल सर्विसेज को लेकर दे हैव वेरी एक्सेप्टेड माइंडसेट कि पहली बार में नहीं होता है पारा, ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एसएसबी आई हैव सीन दैट स्टूडेंट टेक इट either on their ego or they lose confidence, and I've seen students giving up on this dream and not pursuing it. तो पहले जो 3 आपके अटेम्प्ट जिसमें आप सक्सेसफुल नहीं थे उसके बारे में बताइए कि वेर यू कॉन्फ्रेंस आउट और यू गॉट स्क्रीन्ड आउट। हाँ सर, मेरा सबसे पहला अटेम्प्ट था वो था एफकेट का, तो AFSP मेरा 3 FSP गांधीनगर में गया था। तो उसमें स्क्रीनिंग तो मैं इजीली हो गया था, उसमें काफ़ी अच्छा रहा था। तो उसमें था कि हाँ इसमें तो आराम से हो गया था। उसमें जब रिजल्ट सुनाया तब भी मैं इतना हैरान नहीं हुआ कि हाँ यार ये तो होना ही था। उसके बाद उस वाले टाइम में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट में उसी टाइम में था कि हाँ फ्रेशर है एज है तो उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं रिकमेंड होने के। सारी चीज़ें मेरी अच्छी गई थी। GTO में मैंने सबसे बेस्ट अपना किया था, तो सारे जो साथ वाले थे टीम के जो थे मेरे, वो सब बोले थे कि यार तेरा तो होना ही है और तेरा तो हो ही जाएगा। फिर इंटरव्यू भी अच्छा गया, सारी चीज़ें अच्छी हुई, लेकिन जब रिज़ल्ट हुआ तो उसमें मेरा नहीं हुआ, नाम नहीं था। सिर्फ 60 में से 2 कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए थे, दोनों PR थे उस टाइम पे। पर उस टाइम पे फिर मैं डिसहार्टेड नहीं हुआ इतना बिल्कुल भी। मेरे को जब बाहर आके निकल के हम हंस खुश रहे थे, मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और भी जो फ्रेंड्स बने वहाँ पे। और इवन जो 5 दिन की प्रोसेस थी वो भी मैंने काफ़ी इन्जॉय की। डेली हम 7-7 8-8 घंटे टेबल टेनिस खेलते थे। और बस कि हाँ टेस्ट लेके आ गया, उसको वहीं तक ख़त्म कर दिया SSB। टेस्ट के बाद जो भी टाइम बचता वो है कि अपने साथ वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे इंटरेक्ट करो, नई चीज़ें सीखो। फ़ोन होते नहीं तो वैसे भी ऐसा कुछ है नहीं कि आप फ़ोन में लगे रहो, तो या तो गेम खेल लो या उनसे बातचीत कर लो। तो ऐसे करते करते काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। और SSB में सर जो फ्रेंड बनते हैं वो लाइफ टाइम रहते हैं, जैसा कि नवोदय में बिल्कुल। था और जो था सो जगह। उसके बाद सर डिसहार्टेड नहीं हुआ, बस मैंने थोड़ी सी चीज़ें सीखी उससे कि जैसा इंटरव्यू में मेरे को और था कि यार खास अगर स्पोकन और अच्छी होती तो जैसा कि जो OLQ एक होता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन या इस टाइप की चीज़ें, तो ये और अच्छी की जा सकती है। क्योंकि बीच में मैंने काफ़ी बार हिंदी में सेंटेंस यूज़ किए। और उसके अलावा थोड़ा सा सर फैमिली वाले पार्ट पे मैं थोड़ा सा स्टक हो गया था बीच बीच में, वो मुझे एक ड्रॉबैक लगा कि शायद जो है। और उसके अलावा साइक का भी जैसा WAT मैंने छोड़ दिए थे काफ़ी सारे। और तो ये काफ़ी चीज़ें जो थी प्रॉब्लम लगी मुझे, और इन्हीं पे फिर मैं धीरे धीरे आगे काम करता गया। ओके, यू कम फ्रॉम अ फार्मिंग बैकग्राउंड। यस सर। फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी थी फैमिली की? ठीक थी सर, ज़्यादा नहीं था ऐसा कि ओके, नॉर्मल। तो आप एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छे थे एंड आपने सिविल सर्विसेज जिसका काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है इस कंट्री में, उसको आपने एस्पायर करा एंड सडनली आपने चेंज करा, तो क्या आपके पेरेंट्स का सपोर्ट आपको था? यस सर। सर फैमिली का हमेशा से सपोर्ट रहा है, इवन बचपन से। वो मेरे को नवोदय में भी नहीं भेजना चाहते थे, और कि बस मैं था कि नहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि एक 9 साल का बच्चा घर से दूर जा रहा है जिसको फिर सारे काम उसको खुद ही से करने हैं। उस टाइम पे कपड़े धोना और ये चीज़ें भी काफ़ी बड़ी हो जाती है एक छोटे बच्चे के लिए, तो घर से दूर रहना। पर मैं खुश था। और इवन जब मैं नवोदय में गया तो मेरे पापा बताते हैं कि मैं काफ़ी खुश था, लेकिन पापा मेरे को छोड़ के आकर रो रहे थे। अच्छा। तो लेकिन तब से वो एक एनवायरनमेंट ऐसा था कि उसमें मैं खुद से काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बन गया 7 साल में, क्योंकि सारी चीज़ें उसमें खुद को मैनेज करनी होती है हॉस्टल में, और एक एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाता है। ओके। उसके बाद DU में आया तो घर वालों ने पहले तो बोला कि यार दिल्ली जा रहा है, कैसे मैनेज करेगा चीज़ें, लेकिन इन्होंने फिर हमेशा मेरे को सपोर्ट करा है। DU के बाद फिर मैंने ये जो प्रोफेशन चूज़ करा इसमें भी हमेशा उनका सपोर्ट रहा है। इस प्रोफेशन जो आपका जो एम्बिशन था और उसमें जो इनिशियल फेलियर अगेन फेलियर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिड यू लूज होप, या कभी ऐसा फील हुआ कि यार रहने देता हूँ? सर फर्स्ट SS मेरी हो गई थी FCAT की। उसके बाद सर दूसरी मेरी CDS IMA का पेपर। एक तो पेपर निकालना बहुत टफ रहता है CDS का IMA के लिए। बिल्कुल। पेपर निकालो, फिर आप अपनी SSB की प्रिपरेशन करो, ड्रेसेस वगैरह सारी चीज़ें, दिन रात मेहनत करो। फिर जब भोपाल में SSB देने गया तो वहाँ स्क्रीन आउट हो गया। ओके। तो हालांकि कुछ देर का ही था, ज़्यादा देर का नहीं था कि हाँ आधा 1 घंटा। उस टाइम पे काफ़ी दुखी हुआ कि यार इतना सब कुछ किया और फर्स्ट डे आउट हो गए। कम से कम 5 दिन तो रोकते। और उसमें था यार इस बार तो रिकमेंड हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे को हर एक टाइम में लगता था कि यार ये गलती कर दी, इस बार ये नहीं करूँगा और इस बार हो जाऊंगा रिकमेंड। तो उस टाइम पे हुई लगी ऐसी चीज़ें। लेकिन फिर ट्रेन की टिकट भी नहीं थी आते टाइम, तो 2-3 दोस्त थे मेरे, तो वो भी वहीं मिल गए वैसे। तो उन्हीं के साथ फिर हम 3-4 लोग आए जनरल के डिब्बे में भोपाल से दिल्ली। स्क्रीन आउट होना एक्चुअल में बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है, उससे रिकवर करना भी मुश्किल होता है। सेकंड, SSB इज़ वन वेरी यूनिक सिलेक्शन प्रोसेस इन द एंटायर वर्ल्ड, जहाँ पे किसी को पता नहीं चलता है हाँ सर। कि आप अगर रिजेक्ट हुए हैं तो आप क्यों हुए हैं, और आप सिलेक्ट हुए हैं तो भी क्यों हुए हैं। तो इसके वजह से इट बिकम्स वेरी
सर्जिकल, आपको बहुत सर्जिकल, बहुत सेल्फ रियलाइजेशन के साथ आपको चलना पड़ता है ताकि आप रियलाइज़ कर पाओ कि वेयर यू वेंट रॉन्ग, एंड तभी आप उस पर वर्क कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिटर्न में कहीं पर फेल हो गए, आपको पता होता है एग्जैक्टली आंसर कीज आ जाती हैं, आप आंसर्स चेक कर सकते हैं, आपको पता होता है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज व्हाट आई मेस्ड अप। बट एसएसबी becomes a difficult process because to introspect and to analyze the mistake, first of all, that itself is a big challenge so that you can work on it. Okay. सर मुझे भी लगता है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एसएसबी में, और डेली खुद को चेक करते रहो कि हाँ यार मैं किस ओर जा रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कहीं मैं किसी से गलत एनवायरनमेंट में ना हूँ जिससे कि मेरे साइकोलॉजिकल माइंडसेट हो गया या और ग्रुप बिहेवियर, इन पे कुछ इफेक्ट ना पड़े। तो इसलिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना भी काफ़ी अच्छा होता है एसएसबी के लिए। तो वही है। और पिछले जो आंसर्स आपने दिए उसमें से 3 चीज़ें मैं कनेक्ट करूंगा एज अ मेंटोर, क्योंकि पहले मैं स्टूडेंट्स के चेयर पे होता था, अब मैं पोडियम पे होता हूँ, एंड नाउ आई सी थिंग्स वेरी डिफरेंटली। एक आप बोला जाता है, वेरी कॉमनली बोला जाता है कि एसएसबी क्लियर करने का एक ही मंत्र है, बी ऑनेस्ट। यस सर। पहला चीज़ तो ये हो जाता है। सेकंड, हमने जो वर्ड यूज़ करा सेल्फ रियलाइजेशन, और तीसरा आपने कहा कि फ़ोन नहीं था तो फिर आप टेबल टेनिस खेल रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें जो मुझे लगता है आजकल इंटरकनेक्टेड हो गई हैं। यस सर। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया सेल्फ रियलाइजेशन ख़त्म होता जा रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन ख़त्म होता जा रहा है, उसके वजह से आप जब खुद के साथ ही ऑनेस्ट नहीं हो तो एक एसएसबी में टेस्ट होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। इवन दैट इज सच एन ईजी टेस्ट दैट यू आर सपोज टू राइट अबाउट योर सेल्फ। इवन वो बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आप खुद के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर रहे हैं। एंड सोशल मीडिया हैज़ बिकम, मेरे परसेप्शन से एज फार एज द डिफेंस एस्पिरेंट्स आर कंसर्न, इट हैज़ बिकम अ बेन rather देन अ बून। एंड आप कितना सोशल मीडिया एंड मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं? सर ऑनेस्टली बताऊं तो जब तक मेरी मेरिट नहीं आई थी, मेरिट पे जब तक मेरी कमेंट नहीं हो गया था, उससे पहले जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने इंस्टाग्राम बंद कर दिया था। उसके अलावा ना फेसबुक चलाता था और ना कोई और सोशल मीडिया ऐप यूज करता था। व्हाट्सएप पे भी मैंने, जैसे कि कॉन्टेक्ट्स काफ़ी सारे हैं, 1000-2000 के अराउंड है, 1000-1200 इतने होंगे, तो मैंने सबके व्हाट्सएप पे स्टेटस हाइड कर दिए थे। सिर्फ 2-4 जो क्लोज थे कि हाँ इनके ठीक है देखने जरूरी है, सिर्फ उनके, ताकि वो स्क्रॉल ना होता रहे कहीं भी। यूट्यूब पे फिर आता है कि हाँ इंस्टाग्राम बंद कर दिया, यूट्यूब शॉर्ट्स, तो वहाँ जाके हिस्ट्री बंद कर दी। जहाँ जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा था मैंने वो रास्ते सारे बंद कर दिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होने का 1% भी चांस ना रहे कहीं भी। जो है अपनी खुद के उसमें जियो, जो चल रहा है अपना, जो भी है, जो रियल लाइफ है आपकी, उसमें आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो और उनके हिसाब से फिर आगे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो। तो ये रहता है। आज की प्रॉब्लम ये कि एक्चुअल में इंटरनेट कैन बी वेरी एम्पावरिंग। जैसे हमारे टाइम पे इंफॉर्मेशन वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट बाय, तो हमें बहुत उसके लिए लड़ना पड़ता था। फॉर्म्स भी आते थे तो हमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आती थी, उसमें चेक करना पड़ता था, हर चीज़ चैलेंजिंग था। इस वजह से उन चीज़ों की वैल्यू थी। आजकल इंफॉर्मेशन इज़ सो ईजी, और कहीं ना कहीं द कैंडिडेट्स और द एस्पिरेंट्स हैव मेड इट एन एक्सक्यूज़ कि इंटरनेट की वजह से तो हमारी और बेटर प्रिपरेशन होगी, हम बहुत ज़्यादा उसको बेटर वे में यूज़ करेंगे। बट दे आर नॉट रियलाइजिंग 80% ऑफ द टाइम दे आर नॉट यूजिंग इट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, बल्कि वो डिस्ट्रक्टिव वे में उसको यूज़ कर रहे हैं। हाँ सर, यही हो गया था कि जैसे मैंने सारे बंद कर दिए थे, डिस्ट्रैक्शन का जो भी चांस था, कुछ भी था, तो उसमें फिर मैं सिलेक्टिव हो गया था। अब जैसे यूट्यूब खोलता था तो मुझे कोई सजेशन नहीं आती थी, उसमें जो मुझे देखना होता था वो मैं खोल के देख लेता था कि हाँ कुछ क्लास लेनी है या इवन कोई पॉडकास्ट देखना है या कुछ भी अच्छी चीज़ देखनी है, तो उसके लिए मैं सिलेक्टिव था। तो वो एल्गोरिदम भी आपके लिए पॉजिटिव होगी, वो अपने आप वो पॉजिटिव हो गया। उसके अलावा जैसे कई सारे यूट्यूब चैनल से तो मैं क्लासेस भी लेता था कभी कभी, डिफरेंट जो है, कुछ टॉपिक समझ में ना आए या कुछ मेरे को और कोई इंटरव्यू देखना है किसी का, या पुराने जो डिफेंस एस्पिरेंट उनके इंटरव्यूज देखने हैं, तो मैं सिलेक्टिव हो गया था उन चीज़ों के लिए कि मुझे वही देखना, मैं खोल के वो देख लूँगा, उसके बाद बंद हो जाएगा कि मेरे पास और ऐसा तो है नहीं कहीं और डिस्ट्रैक्शन उसमें कुछ और आ रहा है। तो एक वो चीज़ अपने आप प्रोडक्टिव बन गई। और सोशल मीडिया का यूज़ करो, लेकिन अच्छे वे में यूज़ करो। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी चीज़ अगर अच्छे वे में उसको आप लेके जा रहे हो तो। Next question I would like to ask you is, why did you go for Indian Army and not Air Force and Navy as a priority? सर मेरे को एक फील्ड जॉब का है ज़्यादा, कि हाँ फील्ड जॉब में जाना है। तो एक तो इन्फेंट्री हो गया, मेन मेरा था कि हाँ पैरा एसएफ में जाना है, क्योंकि उसमें जो है आप ऑपरेशन में जाते हो, उसमें आपको एक ज़्यादा चांसेस मिलते हैं टू गेट कनेक्ट, और सारी चीज़ों का अपनी प्लानिंग को आप इंड्यूस कर सकते हो, अपने हिसाब से ऑपरेशन मैनेज कर सकते हो, जो आपकी पोटेंशियल है वो आपका एसएफ में निकल के आ जाता है पूरा। तो सर मुझे लगता था कि हाँ इन्फेंट्री एसएफ इन्हीं में जाना है, और फील्ड जॉब की मेरी प्रेफरेंस थी, इसलिए फिर मैंने आर्मी चूज़ करा। मुझे ये लगता है कि ये सबसे बेसिक चीज़ है, अगर ये चीज़ आपके अंदर हो तो आधा काम हो जाता है।
बिकॉज जब आप ऐसे ड्रीम्स और ऐसे एम्बिशंस बनाते हैं, सो इट इज़ नेवर सपोज टू बी अबाउट ईज, इट इज़ नेवर सपोज टू बी अबाउट comfort, it is never supposed to be about, I think the worst word that gets used in this country the most is सरकारी नौकरी, जॉब सिक्योरिटी। तो मुझे ये लगता है कि जब हम लोग फौज की तरफ या इस तरीके के एम्बिशन लाइक सिविल सर्विसेज एंड ऑल दिस हम एम्बिशन करते हैं क्योंकि हमारी लाइफ डिफिकल्ट चाहिए। मुझे लगता है स्टेबिलिटी इज डेथ। यस सर। ओके, until and unless your life is unpredictable, what is the point? Yes, Okay, then the life is, you are just living, you're not एक्साइटमेंट खत्म होगी तो उसके बाद हाँ। लाइफ ही खत्म मान लो सर। स्पेशल फोर्सेस में कोई पर्टिकुलर यूनिट अभी से सोची है? 9SF। 9SF, कोई स्पेसिफिक रीजन? सर सबसे पहले तो सबसे पहली यूनिट यही थी 9 पेयर SF। दूसरी सर एक तो माउंटेन में ऑपरेट करती है, तो मेरा एक वो पहाड़ों के साथ एक अलग रिलेशन है। घूमना आप अच्छे राजस्थान से और आगे रेगिस्तान से सीधा पहाड़ों पे? ऐसा तभी हो सकता है ज़्यादा वो एक राजस्थान में अपने कहावत भी है कि दूर का डूंगर दूर से चौका लागे। तो वैसा वाला है कि सर आप रेगिस्तान तो पसंद आएगा नहीं, वहीं पले बढ़े हैं तो पता है। तो कभी कभी पहाड़ों में ज़्यादा घूमने गया हूँ तो काफ़ी एक अच्छा लगता है और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो था कि हायर माउंटेन में ऑपरेट करना है और उसमें से काफ़ी अच्छे ऑपरेटिव्स भी निकले हैं, तो इसलिए सिर्फ उसी में जाना है। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबी सर एक तो रीडिंग और रनिंग जो कि ओके, तो अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एनडी की, CDS की, एफकैट की, एंड दे आर एस्पायरिंग टू जॉइन द फोर्सेस, तो उनको आप क्या एडवाइस और सजेशन दोगे? क्योंकि बहुत रिसेंटली आप उनके जूतों में थे। यस सर। ठीक है, अब उनका सपना आपका सच हो गया है। ठीक है सर एग्ज़ाम के लिए बताता हूँ पहले। सर एग्ज़ाम के लिए तो सब जगह है अवेलेबल कि हाँ आप पहले नोट्स बनाओ स्टडी मटेरियल से, उसके बाद उसको रिवाइज करते रहो, टाइमली मॉक दो और आपका हो जाएगा, है ना। सब आप कहीं से भी कंटेंट मिल जाएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें, मैथमेटिक्स का, GS का और जो भी है इंग्लिश का वगैरह है। पर मेन चीज़ आती है SSB एग्ज़ाम हो सकता है, खासकर से जो एयरफोर्स का पेपर है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम उसमें सबसे इजी पेपर मेरे को एफकेट का लगता है कि बहुत इजीली आप नॉर्मल भी कर रहे हो तो भी हो जाएगा। पर मेन जो आता है वो SSB का आता है। SSB सर एक थोड़ा सा डिफरेंट डायमेंशनल गेम है, तो आपको डिफरेंट तरीके से चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, फिजिकल अपीयरेंस भी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है, खासकर जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप अगर आप अच्छे दिख रहे हो, मोटे नहीं हो, ज़्यादा फिजिकली फिट हो, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है उससे। और उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, फिजिकल अपीयरेंस हो गई। उसके अलावा सर आपकी हॉबीज़ हैं वो आपकी कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। जैसे कि अब रीडिंग है तो वो मेरे अंदर नॉलेज बढ़ा रही है, वो एक कंस्ट्रक्टिव वे की हो गई। ये नहीं कि गाने सुन रहा हूँ या ऐसा कुछ है, वो भी ठीक आप सुनते हो अच्छी बात है, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है। उसके अलावा रनिंग कर रहा हूँ तो वो मेरी फिजिकल चीज़ों को बढ़ा रही है। रनिंग कर रहे हो या फिर अगर जिम जा रहे हो तो वो भी एक ठीक है, कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो। तो जो मुझे लगता है कि सर एक तो जो कि आपकी नॉलेज को बढ़ाए, SEO भी हो, दूसरी आपकी फिजिकली जो आपको चीज़ों को इम्प्रूव करे वो हॉबी हो, और तीसरी सर एक सोशल हॉबी होनी चाहिए। तो उसके लिए सर मैं ट्रेवल करता था काफ़ी, ट्रेवल भी कि हाँ जाके नए कल्चर को जान रहा हूँ, नए लोगों से मिल रहा हूँ। तो एक सोशल हॉबी, 3 हॉबी सर जरूर एक बंदे में होनी चाहिए जो कि SSB के लिए जा रहा है। इससे काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होती है। अभी SSB के लिए जो चीज़ें आपने बताया मुझे, इन चीज़ों को डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगता है। हाँ यस सर। तो मैं भी एस्पिरेंट था एंड मैं भी रिकमेंड हुआ हूँ। और SSB की जो कोचिंग्स चलती हैं जहाँ पे 12 से 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन, क्या लगता है आपको कि 12 दिन में कैंडिडेट को प्रिपेयर किया जा सकता है SSB के लिए? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। जो अगर कैंडिडेट जो पहले से उसने चीज़ें कर रखी है, मान लो एक बंदा उसने कि हाँ NCC लिया है, उसने करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया है, उसने स्टेज पे जाया, उसने काफ़ी चीज़ें जो परफॉर्मिंग चीज़ें उसमें सब में पार्ट लिया उसने, स्पीच हो गया, डिबेट कंपटीशन हो गया, फिजिकली एक्टिव है, मतलब जो उसकी सारी चीज़ें अच्छी है कि फैमिली के साथ उसके रिलेशन अच्छे हैं, फ्रेंड्स के साथ अच्छे हैं, तो उसको तो फिर प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं है। उसको बस एक ब्रशअप करना है, उसको एक लाइन देनी है कि हाँ यार तुझे ये काम नहीं करने, बिल्कुल ये चीज़ें तुझे दिखानी है, कैसे उनको प्रोजेक्ट करना है। सिर्फ जो कोचिंग्स होती है उनमें मुझे लगता है कि चीज़ों को प्रोजेक्ट कैसे करते हैं ये ज़्यादा सिखाया जाता है। और उसमें क्योंकि सारे रिकमेंड होते नहीं है, कोचिंग ज़्यादा ऐसा नहीं कि 100 के 100 रिकमेंड हो जाएंगे, उसमें से जो पहले से अच्छा कर रहे हैं उनको बता दें कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट कैसे करनी है क्वालिटीज़, और वो रिकमेंड हो जाते हैं। अब जिनमें क्वालिटीज़ नहीं है तो वो प्रोजेक्ट का दिखावा भी करेंगे लेकिन वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उधर जो लोग बैठे हैं उनको पकड़ लेते हैं अच्छे से, तो वो नहीं हो पाते। तो इसलिए पहले अपने खुद पे काम करो, फिर करो कि हाँ यार चीज़ें प्रोजेक्ट कैसे करनी है, उसके बाद उनको जाके SSB में अच्छे से प्रोजेक्ट करो और आप रिकमेंड हो जाओगे। मुझे भी यही एक्चुअल में लगता है। मुझे लगता है इस तरीके के जो एग्ज़ाम्स होते हैं
स्पेसिफिकली लाइक यूपीएससी के एग्ज़ाम्स जो हैं, ठीक है, इनका प्रिपरेशन इन्वर्टेड होना चाहिए। प्रॉब्लम सर। ये हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप मिलिट्री में जाना चाहते हैं तो एक्चुअली सबसे लंबी तैयारी तो आपकी एसएसबी की है, जो शायद आपके स्कूल टाइम से चालू हो गई है कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि आप पीआईक्यू फॉर्म में वो इतनी चीज़ें पूछता है। मेरे को एक लोता फॉर्म लगा था जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एनसीसी का ऑप्शन, फिर आपके स्पोर्ट्स में आपने क्या किया है, उसके बाद क्या आपने अपनी लाइफ में कभी लीडरशिप रोल लिया है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको कॉलेज और स्कूल में मिलेगी। हाँ। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वही एक अगर आपका माइंडसेट जो स्ट्रैटेजी है इन एग्जाम्स को निकालने की वो अगर फ्लॉड रहेगी तो प्रोसेस बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इट कैन नॉट बी कि पहले रिटर्न निकालेंगे फिर हम एसएसबी देखेंगे। नहीं मुझे लगता है कि जहाँ ये दिमाग में आ गया आप एसएसबी की तैयारी स्टार्टिंग से रखिए, एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ मी कमिंग ऑनलाइन, सो दैट जो बच्चा 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में सोच के बैठा है कि मेरे को एनडीए में जाना है, वो ये ना सोचे कि अच्छा मैं अभी 12वीं में एनडीए की तैयारी करूँगा, ठीक है, तो एनडीए की तैयारी तो हो जाएगी, एसएसबी की तैयारी डिफिकल्ट हो जाएगी, तो उसी टाइम पे वो एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बैलेंस क्रिएट करे। बिकॉज वेरी फेमसली आई वॉज टोल्ड वंस व्हेन आई आस्क्ड एन ऑफिसर कि सर ये इंडिया के हाईएस्ट लेवल का पोजीशन देता है आपको, आईएएस से ज़्यादा सैलरी है, एंड पेंशन है, ऑल द पर्क्स आर देयर, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, साल में 2 बार ही एग्ज़ाम होता है, सारे एग्ज़ाम्स मिलिट्री के इनफैक्ट, और देन आई आस्क्ड हिम कि फिर कट ऑफ क्यों इतना कम जाता है, एंड द रिस्पॉन्स वॉज very normally he said that we want average academic candidates with extraordinary qualities. Yes. So rather than just focusing upon the academics, we should focus upon the overall development, personality development, because ultimately I think that SSB is looking for leaders. SSB is looking for officers. They are not going to make you officers. Yes. That is why it's all based upon officer-like qualities known as OLQs. चलिए ये तो अच्छी बात रही। आपका इस अटेम्प्ट में अगर नहीं होता then what would have been your plan? सर नेक्स्ट अटेम्प्ट दोबारा देना था। ओके, लेकिन गिव अप नहीं करते? गिव अप तो सर नहीं, वो तो ऑप्शन ही नहीं था। इवन सर जैसे सेकंड एसएसबी में मैं फर्स्ट वाली एफकेट में हुआ कॉन्फ्रेंस आउट, सेकंड में स्किन आउट हो गया, थर्ड एसएसबी गया सर मैं एनसीसी एंट्री से देने, उसमें फिर मैं स्किन हो गया, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ग्रुप की भी रही। एक सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है 5% चांसेस है लक का कि आपका ग्रुप कैसा है। मेरे ग्रुप में 6 पीआर थे और मैं भी था, हो सकता है हम सातों रिकमेंड हो जाते हैं, लेकिन एज ए ग्रुप हमारा ज़्यादा अच्छा नहीं बना जीके में, तो हमारा पूरा ग्रुप निकल गया बाहर। एक बंदा रिकमेंड हुआ, उसकी भी सर पूरे एनसीसी में 101 में से सबसे लास्ट भी रैंक थी, मतलब उसको जस्ट उन्होंने पास कर दिया, तो मतलब एज ए ग्रुप हमारा अच्छा नहीं रहा, तो उसमें फिर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया अगेन। तो आप एचसीसी कौन सा सर्टिफिकेशन है आपका? सर सी सर्टिफिकेट। तो क्या आप डायरेक्ट एंट्री पे नहीं गए कभी? हाँ वो सर डायरेक्ट एंट्री थी ये। अच्छा, ये वाली डायरेक्ट जिसमें कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। ओके। अब जो कैंडिडेट एनसीसी में हैं, क्या आपका एनसीसी में होने से आपको एसएसबी में प्रेफरेंस मिलता है? सर अगर आपने अच्छा परफॉर्म करा है, जैसे मान लो अगर एंट्री हो रहा है तो ये सोचेगा कि यार ये थोड़ा सा एनसीसी में रहा है, इसको एक तो एक्सपोजर मिला है, दूसरा इस बंदे में डिसिप्लिन होगा या लीडरशिप क्वालिटीज होगी, जो चीज़ें चाहिए कि हाँ इसमें कुछ और कुछ डेवलप हो जाते हैं एनसीसी से, तो मैं मान के चलूँगा कि हाँ यार इसने थोड़ा सा कुछ काम करा है, तो उसको मैं थोड़ा सा प्रेफर करूँगा, तो वही चांस है। क्योंकि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु कम टू मी, दे कम फ्रॉम सैनिक स्कूल, दे कम फ्रॉम आर्मी स्कूल, दे कम फ्रॉम आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड, एंड काफ़ी सारे एनसीसी से भी होते हैं, और कहीं ना कहीं वो इस मिसकंसेप्शन में होते हैं कि जस्ट बिकॉज वी आर इन एनसीसी, और बहुत सारी अफवाहें भी हैं। अफवाहें एसएसबी को लेकर हमेशा से हैं, हमारे टाइम पे तो बहुत ही खतरनाक अफवाहें होती थी, ठीक है, कि सीडीओ को काउंट करते हुए जाओ, बोगी नंबर ट्रेन जिससे आए हो उसको रट लो, और एक जो गुंजन सक्सेना मूवी में दिखाया गया कि खिड़की से कूद जाओ, जो आई डोंट थिंक एनीथिंग लाइक दैट हैपेंस इन एसएसबी बोर्ड। इट वाज हिलेरियस। द थिंग इज दैट एनसीसी आपकी तब मदद करता है, इनफैक्ट मुझे लगता है कि एनसीसी आपका अगेंस्ट भी जा सकता है। हाँ। क्योंकि अगर आप मिलिट्री बैकग्राउंड के हो और आप एनसीसी से हो तो उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास वो एक्सपोजर और वो अपॉर्चुनिटी थी। यस सर। तो अगर आपने ऐसे प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज किया कंस्ट्रक्टिव वे में, अगर आपने एनसीसी में पार्टिसिपेट किया, आपने कैंप्स ऑर्गेनाइज करे जहां आपको मौका मिला डिसीजन टेकिंग का, लीडरशिप लीड करने का, अगर आपने यूज़ करा तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू। इफ़ नॉट,
तो आप उनकी एक्सपेक्टेशन जो है उसके बिलो परफॉर्म करेंगे, तो उसमें तो अगर आप एनसीसी में हो सकता नहीं थे होते तो रिकमेंड हो ज़्यादा जाते, अच्छा होता है। लेकिन एनसीसी में हो और तब भी आप यस सर। बेसिक चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, देन पर्टिकुलरली इट माइट गो अगेंस्ट यू। यस। इवन द सेम गोज फॉर द आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस जो सैनिक स्कूल बैकग्राउंड से हैं, जो आर्मी हाँ बैकग्राउंड से, उनका बल्कि ज़्यादा टफ रहता है, जो मुझे लगता है कि ऐसे लोग बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि व्हेन वी वर रिकमेंडेड, व्हेन आई वाज रिकमेंडेड बाय वाराणसी बोर्ड एंड देहरादून बोर्ड ट्वाइस फॉर फ्लाइंग। तो 30 वैकेंसीज थी, 20 वर रिकमेंडेड, तो 10 वैकेंसी तो वहीं खाली चली गई। उनमें से देयर वाज ओनली वन हु वाज हुज फादर वाज इन द एयर फोर्स, अदरवाइज 19 of us came from civilian background. So with my experience and with my experience as mentor and after getting my students into the armed forces, it's a learning process. That's how I learned. तो मैं आज, मेरा अगर स्टूडेंट आता है वो कहता है कि सर मेरे पापा फौज में हैं इसलिए मैं फौज में जाना चाहता हूँ, तो मैंने बोला देख बेटा, अगर मैं सिविलियन हूँ तो एसएसबी बोर्ड मेरे साथ बहुत लीनियंट होगा, क्योंकि उसको पता है कि इनके इसके पास एक्सपोजर नहीं था आर्म फोर्सेस का। अगर आप आर्मी के, आपके डैड आर्मी में हैं और आप आर्मी में जाना चाहते हो, तो आप आर्मी फैमिली से हो, तो वहाँ पे तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर सीधा तू तड़ाक पे आ जाता है, क्योंकि हाँ। फॉर हिम यू आर फ्रॉम हिज फैमिली एंड देन हिज एक्सपेक्टेशन, बिकॉज यू हैड एक्सपोजर, you had opportunity to speak to the officers. So at that point of time, the selection process become tougher for those who are coming from Sainik school background or military background or NCC background. It's not an advantage. It is an advantage if you have used that platform well. NCC ने कैसे मदद करी सिलेक्शन में? एनसीसी ने सर, एक तो इसी वजह से मैं इस साइड आ पाया, इस वाली Okay, NCC was the inspiration. और Yes. जो भी Okay. आप सर कह लो। उसके बाद सर एक तो एनसीसी ने सर काफ़ी चांसेस दिए मेरे को। एक तो कैंप्स वगैरह जो होते थे, तो फिजिकली के साथ साथ जो एक मेरे को ग्रुप मिल रहा था, इंटरेक्शन मिल रहा था फ्रॉम डिफरेंट जो कि पार्ट से आए हैं इंडिया के, है ना। तो वो जैसे कि ड्यू है, तो उसमें सब जगह से स्टूडेंट्स आते हैं, आपको नॉर्थ ईस्ट से मिल जाएंगे, कश्मीर से लेके आपको केरला, सब जगह से मिल जाएंगे। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बने अलग अलग पार्ट से, तो उनसे मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला। और इसी वजह से सर एक तो होता है कि थोड़ा सा पर्सनली डेवलपमेंट में इसने मेरे को काफ़ी हेल्प करी, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपोजर, अपॉर्चुनिटीज़, कि हाँ पब्लिक स्पीकिंग हो गई, उसके अलावा जो कैंप्स वगैरह हुए, फिजिकल एक्टिविटीज़ हुई, कैसे टच में आया मैं लोगों के, इस वाली चीज़ें ने मेरे को काफ़ी एज ए पर्सनैलिटी में हेल्प किया, ये था सर। Okay. And when you finally got recommended, कैसी फीलिंग थी जब वो चेस्ट नंबर बुलाया गया? Because I still remember my feeling. सर मैं तो बिल्कुल एकदम आराम से उठ के गया, और वो तो उस टाइम लग भी रहा था कि सर मेरा इस बार हो जाएगा। और सर हम 4 फ्रेंड थे जो हमारा जैसे एसएसबी में ग्रुप बना। एक तो 9 देखा था, एक मेरा इस कॉलेज का था, और एक फ्रेंड बना था नया हिमाचल का, उसका भी नाम प्रिंस था। 2 प्रिंस थे और एक मैं था। तो हम चारों ने लास्ट उसमें बैठे बैठे हम डाइस वो खेले थे, लूडो वाले जो होती है, तो कि हाँ इसमें 2 बार फेंकेंगे, जितनों का नाम आएगा उतने रिकमेंड होंगे। तो उसमें एक बार 5 है, एक बार 2 बार आया कि यार इस बार 7 रिकमेंड होंगे, और अगले दिन 7 ही रिकमेंड हुए। Okay. और 4 में से 3 तो हम ही हो गए थे। एक जो हिमाचल का था वो नहीं हो पाया, और बाकी 4 और थे। और उस टाइम अच्छी फीलिंग थी सर, वो तो एक उस दिन तो ऐसा लगता है हवा में चल रहे हैं बिल्कुल। और जब घर पे बताया तब क्या माहौल था? तब भी सर घर वाले बहुत खुश थे, उनको भी सर उम्मीद थी कि हाँ इस बार तो हो जाएगा यार। ओके, उसके बाद घर गए? हाँ सर, उसके बाद फिर घर गया। उसके बाद भी सर काफ़ी मेडिकल्स वगैरह हुए, देन फिर घर गया, और काफ़ी एक अच्छा हो रहा। हाँ, मेडिकल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेडिकल कहाँ पर हुआ था? सर मिलिट्री हॉस्पिटल प्रयागराज। प्रयागराज में? यस सर। ओके, तो बोर्ड ऑफ रिकमेंडेशन 14 SSB इलाहाबाद। इलाहाबाद बोर्ड ही था, सबसे बड़ा बोर्ड। हाँ इनफैक्ट ठीक है। तो मेडिकल का प्रोसीजर जो है उसको लेकर कई बार इनफैक्ट बच्चे अपने मन में कोई ना कोई वहम पाल लेते हैं कि हमारे शायद ये मेडिकल इशू है, एंड मैं तो ये कहता हूँ कि मेडिकल के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। हाँ सर, ठीक है, मेडिकल इज बियॉन्ड योर हैंड। सर पहले एक बार आप चेकअप करवा लो, जो भी आपके नियर बाई डॉक्टर है। कुछ सर मुझे लगता है 80 to 90% चीज़ें ठीक हो सकती है, रिकवरेबल है। मैंने तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है जो कि मतलब लोग कर जा रहे हैं उनको पार, मेडिकल्स भी कर सकते हैं आराम से। आपकी नोकनी की प्रॉब्लम हो गई, या ये सारी चीज़ें फिजियोथेरेपी और इन चीज़ों से ठीक हो सकती है। आंखों का नंबर ठीक हो सकता है, और मतलब बिना लेजिक के भी ठीक हो सकता है, कुछ योगा एक्सरसाइज वगैरह होती है।
ओके। और भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो सारी और वैसे भी मेडिकल बोर्ड में अगर कोई दिक्कत आती भी है एंड इट इज क्यूरेबल तो वैसे भी वो आपको टाइम देते हाँ हैं। टाइम देते हैं। आपके 3 मेडिकल होते हैं एम इनफैक्ट। बी एंड आर एम बी तो मिशन हाँ निकल जाता है। कुछ कुछ चीज़ें परमानेंट होती है तो सर उनका तो फिर कोई है नहीं इलाज, कलर ब्लाइंडनेस और इस टाइप की, तो वो यस तो देयर आर सर्टेन थिंग दैट गोस फॉर परमानेंट हाँ रिजेक्शन। ये एक बार पहले भी करवा लेना चाहिए कि कहीं वहाँ जाके पता चलेगा यार मेरे कलर ब्लाइंडनेस है या ऐसे कुछ और प्रॉब्लम है जो कि रिकवरेबल नहीं है, तो फिर वो ज़्यादा डिसहार्टेड हो जाता है। अरे मेरे लिए बहुत शॉकिंग था बिकॉज मेरा कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हो रहा था एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इस सुब्रतो में कर्नल उपाध्याय ही वाज ओनली आर्मी डॉक्टर इन द एयरफोर्स बोर्ड एंड ही वाज द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो मेरे साथ भट्टाचार्य था। भट्टाचार्य वाज रिकमेंडेड फॉर ग्राउंड ड्यूटी। तो वो बुक निकाली उन्होंने और उसमें बस पढ़ना था लेटर क्या लिखा है एंड मेरे बाजू में वो पढ़ नहीं पा रहा था। तो मेरे लिए तो इट वाज अनबिलीवेबल कि इतना साफ दिख तो रहा है। हाँ फिर तो भी हाँ जब हम मैं बोलता हूँ बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं वो आप टेस्ट करा लो, लेकिन उसके अलावा अफवाह कोई भी वहम मत पालो क्योंकि एक बार वो वहम घुस गया तो वो आपको पूरी तरीके से तैयारी कभी करने ही नहीं देगा, वो 100% एफर्ट मारने ही नहीं देगा। हाँ वो एक क्योंकि वो रोकेगा कहीं ना कहीं कि व्हाट इफ दिस, तो व्हाट इफ तो होना ही नहीं चाहिए। एंड फियर तो आई डोंट थिंक फियर इज एवर गुड फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बिकॉज मैंने इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं। इट हैज़ बिन अ रोलर कोस्टर राइड। तो अल्टीमेटली माय मंत्रा इज़ कि कोई भी आपको एग्ज़ाम देना है 3 प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं। एक प्रोसेस ऑफ एग्ज़ाम को समझो, उस प्रोसेस के इंटेंशन को समझो कि क्यों है, और फिर उस एग्जामिनेशन की इज्जत करो। तो जैसे एनडीए हो रहा है तो क्यों हो रहा है, यूपीएससी क्यों कंडक्ट करा रही है, सीडीएस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, यूपीएससी क्यों कंडक्ट करा रही है, एसएसबी क्यों हो रहा है। ठीक है, और अगर आपको उसमें क्लैरिटी मिल गई तो बाय डिफॉल्ट आपकी बॉडी, आपकी साइकोलॉजी एंड द यूनिवर्स आल्सो विल प्ले अ पार्ट इनटू दैट एंड इट विल टर्न यू इनटू एन ऑफिसर। ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जो आपको पता था कि नीडेड है और जो आपको लग रहा था कि आप लैक करते हो और जिसको आपको अटेन करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई? सर ऐसी तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा मेजर कोई भी ऐसी क्वालिटी थी नहीं, क्योंकि सर जीटीओ भी ऐसा था कि मेरे बहुत स्मूथली जा रहा था। एक तो सर हो सकता है विलेज बैकग्राउंड से हूँ या कुछ भी हो, क्योंकि जैसे हम डेली इंटरेक्शन करते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो सेम वहाँ वही जीडी में वही करना है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे कुछ और परफॉर्म करना है, नॉर्मल आपको जेन्युइन रहना है, जेन्युइन जो बातचीत करनी है। हाँ अपने कंटेंट पे काम करते रहो, कंटेंट होगा तभी बोल पाओगे वरना नहीं बोल पाओगे। और उसके अलावा सर मुझे कोई ऐसी कोई खास ऐसा लगा नहीं, बस एक स्पोकन के अलावा जो था प्रॉब्लम स्पीकिंग का। ओके, उसके अलावा कोई स्पोकन को लेकर आजकल जो व्हाट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग इज देयर हैज़ बीन सम चेंज प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। जो कोविड के टाइम पे बच्चे घर पे बंद हो गए उसके वजह से उनका बहुत प्राइम टाइम था, स्कूल टाइम जो है बहुत प्राइम टाइम है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, एंड दैट आई थिंक हैड अ ह्यूज इफेक्ट ऑन व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इज। तो इवन स्टूडेंट्स हु हैव कम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड आर हैविंग डिफिकल्टी कम्युनिकेटिंग। तो आप तो विलेज बैकग्राउंड से, ऊपर से हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव करी? हाँ सर इसमें मैं एक चीज़ करता था कि जो चीज़ें सर मेरे को मल्टी डायमेंशनली हेल्प करती थी, लेक्चरेट हो गया, जीडी हो गया, इंटरव्यू हो गया, सब जगह कि कोई टॉपिक ले लो, या तो आप न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ लो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, या आप खुद से कोई टॉपिक ले लो लाइक इंडिया यूएस रिलेशन या इंडो चाइना रिलेशन, या कोई ग्रुप का ले सकते हो, वुमेन एम्पावरमेंट, जो डिफरेंट जो टॉपिक आते हैं लेक्चरेट में। डेली का एक टॉपिक लो, उस पर आप अच्छे से उसको वो करो, जैसे स्टेप बाय स्टेप जो होती है। आप इंटरव्यू जो आप लेक्चरेट भी दे रहे हो वो भी आप स्ट्रक्चरल वे में दो, तो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से लाइक इंट्रो जो मीडियम पार्ट है और उसके बाद कंक्लूजन माय ओपिनियन जो भी है उसके हिसाब से उसको डिवाइड करके उसके बारे में प्रिपेयर करो अच्छे से, जहाँ से भी आप कोई वेबसाइट हो गई जो कर सकते हो। उसके बाद सर फिर मैं उसको रिकॉर्ड करता था, और रिकॉर्ड करके फिर मैं एक तो उसको देखता था कि हाँ इसमें मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कैसा मैं बोल पा रहा हूँ। तो धीरे धीरे इस एक्टिविटी की वजह से जो इसने मेरे को काफ़ी इफेक्ट डाला, और मुझे लगता है कि सिर्फ सबसे बेस्ट वो है आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए, और इसमें आपकी नॉलेज भी इंप्रूव हो रही है, या आपको अपने स्क्रीन टाइम में भी हेल्प करेगी, नरेशन में जीडी में आपको लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन जो कि जीटीओ में तो उसमें हेल्प करेगी, आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगी क्योंकि नॉलेज वाली पार्ट वहाँ भी पूछा जाता है, और कम्युनिकेशन स्किल्स तो है ही एक जो है बॉडी लैंग्वेज उसमें आ जाती है। तो इसने सर मेरे को काफ़ी हेल्प करा इस एक एक्टिविटी ने। अब इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अगर इंप्रूव हो भी गई, देयर इज़ वन बिग डिफरेंस इन एसएसबी। एसएसबी में हर चीज़ में टाइम लिमिटेशन है, इट इज़ अ वेरी टाइम सेंसिटिव। सेकेंड चीज़ है कि प्रिपेयर करके बोल पाना। लेक्चरेट में आपके पास ना पेन होगा ना पेपर होगा, इनफैक्ट आप बाहर जीटीओ के ग्राउंड पे हो जाता है। मेरे केस में तो बारिश भी हो रही थी एंड इट वाज मेकिंग अ नॉइज़।
तो इंटरव्यू में भी रैपिड फायर होता है, ठीक है, Yes. टाइम नहीं दिया जाता। साइकोलॉजिकल टेस्ट में बिल्कुल टाइम नहीं होता है। ओके, तो किस तरीके से उस कंफर्ट जोन में आ जाएं, क्योंकि उतने कम टाइम पे आपको प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास कोई टूल्स नहीं है। जीडी में भी इमीडिएटली द टॉपिक विल बी गिवन एंड इमीडिएटली द ग्रुप डिस्कशन विल स्टार्ट। और एसएसबी में बहुत बुलवाया जाता है, पहले दिन पीपीडीटी में आपको पिक्चर के को डिस्क्राइब भी करना है, उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन भी करना है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में भी आपको बोलना है, लेक्चरेट में बोलना है, ग्रुप डिस्कशन में बोलना है, लेक्चरेट में बोलना है, एंड इंटरव्यू में बोलना है, सॉरी, एंड इवन आई डोंट नो कि अभी भी होता है कि नहीं, इवन कमांड टास्क से पहले जीटी ऑल्सो हैज़ अ वन-ऑन-वन इंटरेक्शन विद द कैंडिडेट करते हैं। तो लगातार आपको बोलना ही है, एंड आपको बहुत क्विक थिंकिंग, बिकॉज इट इज़ वन थिंग दैट इज कॉमन बिटवीन ऑल द थ्री फोर्सेस, डिसीजन टेकिंग, and that decision taking will not be in the comfort of an air conditioned room the way we are sitting right now. It will be in very challenging circumstances. Yes, sir. Be it be an aircraft, you'll have seconds before deciding, be it be the infantry. Okay, many things don't go as per plan, and the soldiers look up to the officer immediately to make a decision or make a call, and so goes for the navy. Okay, तो यही क्वालिटी एसएसबी कहीं ना कहीं देख रही थी। तो इसमें कभी दिक्कत आती थी कि कम से कम टाइम पे कैसे मैं अपनी नॉलेज को स्ट्रक्चर कर सकूं? सर सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सर आपकी नॉलेज और कंटेंट काफ़ी वो डालता है कि जैसे कि अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप बुक्स पढ़ रहे हो, आप डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर रहे हो डेली, तो वहाँ पे सर जाके आपको फिर इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं, आपको कहीं ना कहीं से कंटेंट उसमें अरेंज हो जाएगा। दूसरा सर लेक्चरेट के लिए है कि एक जो लड़का है उसके पास अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन अगर उसको वो स्ट्रक्चर वाले वे में नहीं बोल रहा है तो वो कहीं ना कहीं लेक कर जाएगा, या वो जो एक पैराग्राफ की तरह उसको बोल रहा है तो वो उसमें फिर गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा खासकर कम नॉलेज है थोड़ी सी, लेकिन अगर वो लेक्चर को एक स्ट्रक्चरल वे में बोल रहा है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कंटेंट अपने आप बन जाएगा जैसे जैसे उसको लेक्चर को डिवाइड करेगा। तो ये है कि 3 मिनट में आप उसको पहले डिवाइड करो कि जैसे कि या तो हो सकता है हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन बोल दो या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो जाएगा। अगर जैसे मान लो कोई रिलेशन हो गया, इंडो चाइना रिलेशन है, तो उसमें आप डिवाइड कर दो कि हाँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया कि दे बोथ वर एंशिएंट सिविलाइजेशन और उनके काफ़ी अच्छे वो ट्रेड्स रहे हैं, और उनके अलावा कल्चर जो रहा है एक्सचेंज वो भी रहा है। तो उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ गया, फिर प्रेजेंट सिनेरियो आ गया, उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस टाइप से जब वो 3-4 पार्ट में डिवाइड हो गया, कैटेगरीज में बना लीजिए, हिस्टोरिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, या प्रेजेंट उसके तरह इजी हो जाएगा और कैसे उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना, रिलेशन को। तो ऐसे करके जब चीज़ें आप डिवाइड हो गई तो ये है कि जैसे आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बोला उसमें अटक गए तो आप सेकंड टॉपिक पे शिफ्ट हो जाओ। ऐसे करते करते आपके 3 मिनट तो इजीली निकल जाएगी, वरना आप ज़्यादा भी आराम से बोल सकते हो। तो इसमें यह है कि आप स्ट्रक्चरली उसको वो करो। ओके, वन मोर थिंग इज दैट इज फ्रॉम अगेन माय पर्सपेक्टिव, दैट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, बी इट बी स्कूलिंग और कॉलेज, इट डज नॉट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। एंड आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का काफ़ी चल रहा है, and on the top of that, very recently very controversial remarks have also been made about online teaching. Do you think कि मिलिट्री की तैयारी सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू हो सकती है? नहीं सर, आपको प्रैक्टिकल लेना पड़ेगा एक्सपोजर। ये एक बार को रिटर्न की हो सकती है, लेकिन फिर एसएसबी के लिए यू वुड नीड सामने आपको क्राउड चाहिए लेक्चरेट के लिए, क्योंकि स्टेज फियर आपको, हाँ, कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं जाएगा। एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिनके साथ आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, जिनके साथ आप इवन सर जैसे कि साइक का भी हो गया, आप पिक्चर डिस्कस कर सकते हो कि हाँ किस टाइप की थीम है, ऐसा कुछ किस टाइप के डब्ल्यूएटी बनाने हैं। उसके अलावा एसडी में सर आपको हेल्प करेगा, वो आपको प्रैक्टिकली हेल्प करेगा कि आपके फैमिली के साथ रिलेशन कैसे हैं। तो फैमिली के साथ आप अच्छे टच में रहो, उनसे सारी चीज़ें बातचीत करते रहो, शेयर करते रहो, उनसे पूछ लो कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है। और फ्रेंड्स के साथ आप अच्छे इंटरेक्ट करते रहो, डेली सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहो। तो ये चीज़ें आपको फिर धीरे धीरे उसमें प्रैक्टिकली ही आपको हेल्प करेंगी। आप पब्लिक स्पीकिंग हो गई, इवन आपको कॉलेज में और स्कूल में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। और इसमें से नवोदय ने मेरे काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि नवोदय हॉस्टल में रहा तो एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी जो डेवलप हो जाती है वो तो नवोदय में रहा, तो उस टाइम पे एक हो गया था कि हाँ सारा सब कुछ। उसके बाद फिर डीयू में आया, डीयू और ज़्यादा उसको और अच्छा उसको ब्रशअप किया, ट्रेवल करता था, फिर ट्रेवलिंग स्टार्ट कर दी मैंने। तो ऐसे करते करते सर वो जो एक प्रैक्टिकल है वही मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आप उसी को प्रिपेयर करते हो। आई आल्सो फील ट्रैवलिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन। हाँ, इंटरेक्टिंग विद पीपल मेक्स यू हैव गुड
पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑल्सो, नज़रिया भी आपका ठीक होता है, यस सर, आप थोड़ा सा अपना सोचने का एरिया वाइड गाइड कर पाते हैं। हाँ, और नए लोगों से मिलो, जैसे मेरे कश्मीर के फ्रेंड है, केरल का फ्रेंड है, नागालैंड का फ्रेंड है, तो एक इतने दूर दूर से हैं, तो एक मुझे काफ़ी एक वो मिल जाता है। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अवर कंट्री, द डाइवर्सिटी दैट मेक्स मी सो प्राउड कि ये एक देश है जिसके अंदर कई कंट्रीज के तरह दिखता है, इतना कलरफुल है। सो Yes, sir. द डाइवर्सिटी इज, पहले मैं सोचता था यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्यों बोला जाता है, हाउ कैन इट बी अ स्ट्रेंथ, बिकॉज पाकिस्तान was created on the basis of identity. Yes, sir. They wanted one country for one religion and very homogeneous. बट लेटर ऑन बिकॉज ऑफ द आर्म फोर्सेस, जैसे मुझसे अगर कोई पूछता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस सबसे बेस्ट क्यों है, तो मैं बोलता हूँ कि आपकी डाइवर्सिटी देखिए। मैं कहता हूँ कि इंडियन आर्म फोर्सेस इज़ अनबीटेबल। उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं ओवर चॉविनिस्टिक होके या नेशनलिस्ट होके बोल रहा हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी जिसको इंडियन आर्म फोर्सेस स्ट्रेंथ बना के चलती है, जबकि सिविल सोसाइटी उसको एक वीकनेस बना के चल रही है। यस सर। फ्रॉम कास्ट टू रीजन टू रेस, एवरीथिंग इज ब्रिंगिंग देयर ओन जेनेटिक्स, इट इज़ एम्पावरिंग। हमारे पास पहाड़ी रेजिमेंट है, हमारे पास कोस्टल रेजिमेंट्स है, कहाँ लड़ोगे सर? मुझे भी ये लगता है कि सिविलियन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबका आपको ना एक आर्मी में मिल जाएगा कि उनका सॉल्यूशन क्या है। बिल्कुल, हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको आर्मी में मिल जाएगा, चाहे जो वुमेन एम्पावरमेंट का हो गया, आपका कास्टिज्म का हो गया, डिफरेंट रिलीजन का हो गया, जो जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सर सॉल्यूशन आपको आर्मी में मिल जाएगा। लास्ट में आपने देखा होगा नीट का पेपर आर्मी करवा रही है, यमुना साफ आर्मी करवा रही है। तो बट ये तो क्या लगता है कि वाज इट अ राइट थिंग टू डू? नहीं सर, मुझे लगता है इसमें सरकार का फेलियर है। हालांकि कि सब जगह आर्मी नहीं कर सकती काम, बस ये कि उनसे सीख कर आप काम करो, अपना बेटर करो, एडमिनिस्ट्रेशन आप अच्छा सुधारो, तो वही है। यही धीरे धीरे हर चीज़ आर्मी के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। यस, इट शोज द काइंड ऑफ फेथ पीपल हैव इन द आर्म फोर्सेस, बट अगेन आई थिंक पीपल शुड ऑल्सो बी रेजिंग क्वेश्चन इन फेवर ऑफ द आर्म फोर्सेस, that why are you overburdening them with their primary job is something else. Yes sir. Okay, and the kind of example that you gave, it should be looked at as failure of the civilian authorities, and armed forces cannot be solution to everything. Yes sir. Okay, yes, on a good note, we'll be bringing this podcast to end. Before we end it, is there anything you want to ask me? सर एक तो कि जैसे आप काफ़ी टाइम हो गया आपको खुद को रिकमेंड हुए, और उसके बाद आप टीचिंग लाइन में हो काफ़ी सालों से, तो क्या डिफरेंस है पहले के स्टूडेंट्स में और आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें? जो पहले के स्टूडेंट्स और आज के स्टूडेंट्स में मुझे जो सबसे मेजर डिफरेंस दिखता है वो पहला ही है कि आज के स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ सो मच नॉइज, सो मच chaos, specifically social media also, and not just social media, lot many things are there. सेकेंड, सोसाइटी चेंज हुई है काफ़ी ज़्यादा, उसके वजह से माइंडसेट चेंज हुआ है। जैसे मैंने कहा, गांव के बच्चे का रिकमेंड होने के चांसेस अभी भी ज़्यादा रहेंगे क्योंकि उसकी साइकोलॉजी अभी भी प्रोटेक्टेड है, कम पोल्यूटेड है, इसलिए एनडीए में सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं, सीडीएस में कम होते हैं। एनडीए की एंट्रीज 19 से 18.5 में बंद कर दी जाती है। रीज़न ये कि अभी 19 से छोटा है, अभी साइकोलॉजी टेम्पररी है, 3 साल एक्स्ट्रा है अकेडमी में, तो आपकी कई सारी गलतियों को वो इग्नोर करेंगे। मैं सीडीएस से रिकमेंड हुआ था, मैं एनडीए देने गया था लेकिन गलत सेंटर पहुंच गया था। लेकिन मुझे अब ये पता है कि एनडीए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपके सिलेक्शन चांसेस कम होने चालू होते हैं। सेकेंड चीज़ मैंने देखी, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ऑफ डिस्ट्रैक्शन, आज के बच्चे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, इंटरेस्ट और पैशन में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं। हम में जितने थे, हम लोग वी वर ऑल पैशनेट, तो हमारे लिए जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए थे, फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग फ्लाइंग, सो आई वाज फॉर फ्लाइंग, एफपी कोर्स था मेरा, पहला वाराणसी वाला एफपी 192 कोर्स था। तो जो क्वेश्चन पूछे गए कि व्हाई डू वांट टू बी पायलट, आई सेड सर आई एम पैशनेट अबाउट बीइंग अ पायलट, एंड देन ही आस्क्ड मी द क्वेश्चन अबाउट द फाइटर जेट्स दैट वी आर यूजिंग एंड हाउ डज अ प्लेन फ्लाई, बर्नौलीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये सारे क्वेश्चंस मेरे लिए ईजी थे, लेकिन आज भी जब बच्चा आता है और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप आर्मी में क्यों जाना चाहते हो, एयरफोर्स में क्यों या नेवी में क्यों, ज़्यादातर में कॉमन आंसर मिलता है कि सर बचपन का सपना है या पैशनेट है। लेकिन उसके बाद मैं आर्मी से पूछ लेता हूँ, अच्छा आर्टिलरी, इन्फेंट्री और आर्मर्ड में अंतर बता दीजिए, तो वो नहीं पता होता है। एंड तो वही चीज़ है कि डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, प्लीज़ अपने आप को दुनिया से दूर करिए, पहले अपने साथ जीना सीखिए अकेलेपन में, उसके बाद आप बाहर जाइए, दैट विल हेल्प यू इन लॉट। एंड
सर मुझे then SSB will be a very easy process. सर मुझे भी ये लगता है कि जो आपका अगर पैशन है उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है, उसको सब पता होगा, हाँ हाँ, कौन सी चीज़ कहाँ definitely. कितनी टाइप की नो बॉल होती है, क्या क्या होती है, सब उसको पता होगा। क्योंकि उसके अल्टीमेटली लिए SSB passionate है। नहीं अच्छे चेक करता है सबसे इम्पोर्टेंटली, तभी आप उस स्पोर्ट्स को एंजॉय कर पाओगे, सर, क्योंकि अब बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं आर्मी के लिए पैशनेट हूँ, तो मुझे सब पता है यार क्या चीज़ें हैं, वो डेली उसमें एक मेरा अपने आप इंटरेस्ट आता है सारी चीज़ों में, तो मेरे को सारी चीज़ें नॉलेज है, तो अपने आप कुछ भी मुझसे पूछेगा तो वो आराम से इजीली कवर हो जाएगा। Yes, I agree. Let's end it on that good note. Thank you everyone. I hope that it was a learning experience, and जो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने कुछ ना कुछ इस पे से गेन किया होगा, एंड होपफुली इट विल हेल्प यू गेट थ्रू दैट फाइनल barrier of SSB, and you get commissioned, and you realize your dream, and you get to don that uniform. Jai Hind everyone.